फिर एक इसमें सेक्शन ऐड होगा, 3 बताए मैंने स्पेशल रेजिम के। BEE किसके लिए था? डोमेस्टिक कंपनी 22%। BAB किसके लिए था? डोमेस्टिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर जनरेशन 15%। BAC किसके लिए है? इंडिविजुअल HUF के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट रिजिम। वो भी ऑल्टरनेटिव रिजिम ही है, न्यू रिजिम ही है, उसके भी बहुत सारे बेनिफिट है जो आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, इसकी सीरीज में का अगला सेक्शन तो मुझे बताओ क्या आएगा? 115 तो यही रहेगा, बी भी वही रहेगा, ए भी वही रहेगा। गेस तो करो अभी। थैंक यू यार, ABCD तो बोलो। तो अगला सेक्शन क्या आ गया? BAD, बैड। ठीक है ना, ये कोऑपरेटिव्स को लगता है। किसको लगता है? कोऑपरेटिव्स को लगता है। और कोऑपरेटिव को भी उन्होंने 22% के रेट पे डाल दिया। कोऑपरेटिव का भी टैक्स का रेट कैसा था? नहीं, नॉर्मल रेट क्या है कोऑपरेटिव का? 10,000 10%, 10,000 to 20,000 20%, अबाउट 20,000 मतलब 30% ही रेट लगता है। तो कोऑपरेटिव को भी क्या सजेस्ट करोगे? इस साल आपके पास अगर कोई कोऑपरेटिव आती है असेस करने के लिए, तो उसको क्या सजेस्ट करोगे? सर न्यू रिजिम में चलो सर। क्यों? 22%। फिर वो बोलेंगे 22%, पक्का 22%। सर पक्का 22 नहीं रहता, वो पक्का 25.168 रहता है। वो तो पता ही है आपको, 10% का सरचार्ज लेगा और 4% का सेस लेगा गवर्नमेंट। फिर मैंने आपको कल या परसों के लेक्चर में चिल्ला के बताया था कि कोऑपरेटिव में और कंपनी में कोई फर्क नहीं है साहब, दोनों को पार पे लाना है। ये दोनों पार पे है क्या? नहीं है पार पे। कंपनी को 2 सेक्शन है, कंपनी को 2, डोमेस्टिक कंपनी को 2 सेक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशल था कि नहीं? तो कंपनी खाली मैन्युफैक्चरिंग बन सकती है, कोऑपरेटिव नहीं चालू कर सकती मैन्युफैक्चरिंग। कोई बहुत बड़ा कोऑपरेटिव साथ नई शुगर फैक्ट्री नहीं आनी चाहिए। आ सकती है कि नहीं आ सकती हमारे देश में? नहीं चालू करना यार, फार्मर लोगों को नहीं समझता कंपनी, उनको सहकार समझता है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैन्युफैक्चरिंग तो हो रहा है ना देश में। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए एक सेक्शन निकाला, ये रह गया था 115 BAE लास्ट ईयर ऐड हुआ। ठीक है ना, ये किसके लिए लगेगा? कोऑपरेटिव के लिए। टैक्स का रेट गेस करो ना, ये मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेशन के लिए 15% इफेक्टिव। ये नया सेक्शन आ गया, इसका भी सनसेट हिट हो गया 31 मार्च 2024। इसका बेनिफिट अगर लेना था तो 31 मार्च 2024 के पहले मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देना चाहिए था, मिस्ड हो गया। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द बजट? एक्सपेक्ट करना अपना काम है, देना है नहीं देना है उनका काम है, एक्सपेक्ट तो करो। मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्सटेंशन आना चाहिए था, क्योंकि अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश में जितना मजबूत होना चाहिए उतना मजबूत नहीं हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? कोई ज़्यादा? कितने सेक्शन बताए स्पेशल सीरीज के मैंने आपको? 5 याद हो सकते हैं? हाँ, थोड़ा ऐसा चलते फिरते चाय पीते हुए बोल सकते हो क्या? ABCDE तो है। व्हाट डिड आई चेंज? ABCDE। ए किसके लिए है? डोमेस्टिक कंपनी 22%। बी किसके लिए है? डोमेस्टिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 15%। सी किसके लिए है? इंडिविजुअल HUF डिफॉल्ट रेजिम। डी किसके लिए? कोऑपरेटिव 22%। ई किसके लिए? कोऑपरेटिव 15%। 115 बा कॉमन। तो दिखने के लिए कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन जब आप उसको डाइजेस्ट करते हो तो इट लुक्स वेरी इजी। प्रोसेस करना जरूरी है, फ्लो में रहना जरूरी है। और इसी के साथ आपको क्या जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल सेक्शन है क्या वो भी याद हो गए? ये 7 सेक्शन भी देखो, थोड़े याद हो रहे हैं क्या? 111A में 15%, शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म, नॉर्मल लॉन्ग टर्म 112 20%, शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म 112A 10% अबव 1 लाख। ग्रैंडफादरिंग कितने कौन से डेट का लगता है? 31 जनवरी 2018। क्यों? क्योंकि बजट कब आया था? 1 Feb 2018 को आया था। तो कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। 115BB कैजुअल इनकम 30%। BBE एग्रीगेशन इधर है नहीं, इधर लिखा नहीं था। 115BBE एग्रीगेशन ऑफ इनकम, ब्लैक मनी
78% इफेक्टिव, 60% टैक्स रेट, क्योंकि उसका सरचार्ज रेट 25 तक का है। तो आप देख सकते हो अलग अलग सेक्शन में सरचार्ज चेंज हो जाता है। तो सरचार्ज अपने आप में एक टॉपिक है कि किधर कौन सा सरचार्ज, पैसा अलग अलग सेक्शन में अलग अलग है। बीबीएफ में रॉयल्टी है, इंडिया में इन्वेंशन करोगे तो 10% गवर्नमेंट बहुत कम टैक्स का रेट ले रहा है, ठीक है ना। फिर या बीबीएच है, वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट, हाँ क्रिप्टो वगैरह में ट्रेड किया तो 30% फ्लैट, एंड ऑनलाइन गेमिंग किया तो बीबीजे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीरीज है 110 से लेके 115 स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स। चलिए आगे थोड़ा सा, तो ये टेबल आप बना लोगे, साइली यू विल ऐड द टेबल। बाकी जो सेक्शंस हमने जो डिस्कस किए इसमें जो नहीं है वो प्लीज ऐड करो। दिस इज द डिफॉल्ट रिजिम, आई होप यू नो द स्लैब नाउ। डिफॉल्ट रिजिम एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख एंड अबव 15 लाख, ठीक है। उसके आगे चलता है ऑप्शनल रिजिम। ऑप्शनल रिजिम समझ में आता है आपको? ऑप्शनल रिजिम मतलब कौन सा रिजिम, अभी इसको हम कौन से रिजिम बोलते हैं? और अगर आपको ओल्ड रिजिम में जाना होगा तो आपको ITR भरने के टाइम पे, अगर आप सैलरीड हो, ITR भरने के टाइम पे आपको ओल्ड रिजिम सिलेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो बाय डिफॉल्ट 115 BAC लगेगा। लास्ट ईयर तक कैसे था? लास्ट ईयर तक BAC को ऑल्टरनेटिव रिजिम बोलते थे। ऑल्टरनेटिव रिजिम में जाना है तो फॉर्म भरना पड़ता था, मतलब 115 BAC चाहिए तो फॉर्म भरना पड़ता था। अभी बाय डिफॉल्ट आपको BAC ही लगेगा। अगर आपने बहुत तगड़ी टैक्स प्लानिंग की है, बहुत मजबूत टैक्स प्लानिंग है आपकी, आप टैक्स प्लानिंग करके टैक्स बचा सकते हो, तो ही आपके लिए ओल्ड रिजिम सेंसिबल है, नहीं तो ओल्ड रिजिम सेंसिबल नहीं। और मुझे इतना लगता है कि जिसको ओल्ड रिजिम पता है क्या है और जो टैक्स प्लानिंग कर सकता है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसको फॉर्म भरना चाहिए। एक सिंपल सा फॉर्म है, एक सिंपल सा डिक्लेरेशन जाता है, और सैलरीड वालों को तो ITR में ही ऑप्शन है येस और नो विच रिजिम, ठीक है ना। वो ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे, वो रिजिम चेंज हो जाता है। तो भैया ये यहाँ पे है, तो कैन वी लर्न द नॉर्मल रिजिम एंड डिफॉल्ट रिजिम साइमल्टेनियसली? यूजुअली छोटे बच्चों को दोनों रिजिम साथ में नहीं पढ़ानी चाहिए। छोटे बच्चे मतलब आप लोग जिंदगी में पहली बार इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, यू मे गेट कंफ्यूज कि कौन से रिजिम से सॉल्व किया मैंने क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो वही हो रहा है ना। ऊपर आपको एक ही SSC को तो दो करके बताने पड़ रहे हैं ना। इस साल टैक्स के रेट, हमारे टैक्स का रिटर्न के रेट बढ़ने क्यों चाहिए पता है आपको? आप क्लाइंट को क्या बोलोगे इस साल? क्या कल मैंने देखा विजय भाई बात कर रहे थे, क्लाइंट बोल रहा है लास्ट ईयर तो आपने मेरे से 2000 लिए थे, ऐसा कुछ बात कर रहा था। तो क्लाइंट को क्या बोलने का, सर लास्ट ईयर लॉ में ना एक ही रिजिम था, आपको मुझे एक ही रिजिम बताना पड़ता था। अभी मेरे को आपके लिए 2 रिजिम के ऊपर काम करना पड़ता है, मुझे 2 कंप्यूटेशन बताना पड़ता है, और तीसरा काम होता है मेरा एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन कि आपके लिए कौन सा रिजिम ज़्यादा बेनिफिशियल है। सर आपको अगर मुझे लास्ट ईयर जितना ही पे करना है तो आप मुझे रिजिम भी आप ही बता दो कि कौन से रिजिम में आपको जाना है, ठीक है ना। या तो आप बता दो, या तो बाय डिफॉल्ट जो रिजिम एप्लीकेबल आएगी मैं बाय डिफॉल्ट भर देगा। डिफॉल्ट रिजिम तो यही है। आप चाहते हो कि मैं 2 अलग अलग कंप्यूटेशन करूं, मैं दोनों कंप्यूटेशन डाउनलोड करूं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं अपने सीनियर का ओपिनियन लूं विच रिजिम इज बेनिफिशियल अभी के लिए और फ्यूचर के लिए। अगर आप चाहते हो इतना सब सोचना पड़े तो सर 2 बार काम किया ना मैंने आपका। अरे काम सेम SSC का 2 बार काम किया और ओपिनियन भी दिया। नहीं तो हम सैलरी वाले क्लाइंट को ओपिनियन, CA लोगों का ज़्यादा पैसा किधर जाता है, किधर से ज़्यादा हम फी एक्सपेक्ट करते हैं, जहाँ पे हमारा ओपिनियन जाता है। काम तो आर्टिकल करता है, काम करने का पैसा नहीं है। सलाह, ओपिनियन, सजेशन, प्लानिंग, इस चीज़ का पैसा ज़्यादा हम लेते हैं। तो आप अगर मेरा ओपिनियन चाहते हो तो यू हैव टू पे मोर। ओपिनियन का ओपिनियन नहीं चाहिए, एनी रिजिम विच इज नोन एज डिफॉल्ट रिजिम आई विल प्रोसीड विद। और आप अगर चाहते हो रिजिम चेंज करनी है तो आप बता दो आपके लिए कौन से रिजिम ज़्यादा बेनिफिशियल है, मैं वही रिजिम आपके लिए प्रोसेस करके दूंगा लास्ट ईयर की फी में। तो यू शुड नो कि हम एफर्ट डाल के सीख रहे हैं, और इस एफर्ट का ही हमें क्या चाहिए, आप समझ रहे हो ना। आपका ओपिनियन आप वैल्यू नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपने एफर्ट्स नहीं डाले होते।
अभी आप एफर्ट डाल रहे हो तो आप अभी अपनी खुद के नॉलेज की वैल्यू करना चालू कर दोगे, अपनी आप की वैल्यू, अपने टाइम की वैल्यू करना चालू कर दो, क्योंकि आप एफर्ट्स डाल रहे हो। सुबह जल्दी उठ के आते हो, पढ़ाई करते हो, एंड दिस इज हाउ योर लाइफ विल चेंज। यू विल पुट मोर एंड मोर एफर्ट इनटू दिस, दिस विल बिकम मोर एंड मोर वैल्यूएबल डे बाय डे। एंड फिर आप ऐसे फालतू ओपिनियन देने बंद कर दोगे, चलते फिरते ओपिनियन नहीं दोगे। यू विल बिकम कंसल्टेंट बिकॉज यू कंसल्ट others problem and you provide them solution. That's consultancy and that's valuable, बहुत ज़्यादा वैल्यू है उसकी, ठीक है ना। तो ITR भरना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, IT का कंसल्टेंसी करना हमारे लिए बड़ा प्रोडक्ट होना चाहिए, जो हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। पीपल डोंट कम टू अस टू कंसल्ट। ITR किधर से भी भरा, इंजीनियर बिल्डिंग नहीं बांधता साहब, इंजीनियर बताता है कि बिल्डिंग कैसे बांधनी है। डॉक्टर इंजेक्शन नहीं देता साहब, डॉक्टर बताता है कि कौन सा इंजेक्शन देना या कौन सी टैबलेट लेनी है, ठीक है ना। टैबलेट तो आप मेडिकल स्टोर से लेते हो। कंसल्टेंसी का मार्केट में ज़्यादा पैसा है, क्योंकि वो इनटेंजिबल है, वो प्रॉपर्टी है, वो नॉलेज है, वो में है। दुकान में प्रोडक्ट सेम मिलता है, कंसल्टेंसी सेम नहीं मिलती आपको। एवरी CA इज यूनिक, एवरी एडवोकेट इज यूनिक, और वो यूनिकनेस हमारे नॉलेज से डिराइव होती है। तो प्लीज गेन द बेस्ट पॉसिबल नॉलेज, नॉट ओनली ऑफ वन सब्जेक्ट, स्टार्ट विथ वन सब्जेक्ट, बट आपको लॉ भी पता होना चाहिए, आपको टैक्स भी पता होना चाहिए, आपको ऑडिट भी पता होना चाहिए, आपको कॉस्टिंग भी आनी चाहिए, आपको FM भी आना चाहिए। You have to know all subjects which are there in our syllabus. ले लेंगे ना। स्लैब रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट हो रही है। बेसिक स्लैब रेट, बेसिक स्लैब रेट किसको एप्लीकेबल होता है? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, मतलब सारे छोटे एसएससीज को होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये रेसिडेंट को भी एप्लीकेबल होता है और नॉन रेसिडेंट को भी एप्लीकेबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना। तो नॉन रेसिडेंट को भी हम बेसिक स्लैब का बेनिफिट देते हैं। आई डोंट थिंक तो कि मुझे इसमें ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है कि आपको बेसिक स्लैब याद करा दूँ। आपको पता ही है, अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, ठीक है ना, और 5 लाख टू 10 लाख 20%, फिर अबाउ 10 लाख 30%, ठीक है ना। आप एग्जाम्पल लिखना चालू करोगे मेरे साथ, ठीक है ना। यू विल स्टार्ट राइटिंग एग्जाम्पल, वी विल लर्न इट बाय एग्जाम्पल। हम सेक्शंस के टैक्स के रेट ही पढ़ेंगे, लेकिन वी विल लर्न इट थ्रू एग्जाम्पल। फंडामेंटली यू आर सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना। टैक्स का पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो मैं नहीं चाहता आप किसी और का नाम लिखो, आप अपना खुद का नाम लिखो असेसी में। तो असेसी लिखो और आप अपना खुद का नाम लिखो, मेरा मत लिखो, मैं राम हूं। आप लोग पता है ना आपका नाम क्या है। आपका एज लिखो, मेरा एज मत लिखो, आपका लिखो। एज क्यों इंपॉर्टेंट है? नॉर्मल रिजिम में एज के हिसाब से टैक्स रेट चेंज होते हैं, डिफॉल्ट रिजिम में होते हैं 115 BAC में आप कैसी भी एज के रहने दो, सेम रेट। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ये डिस्क्रिमिनेट करता है, ये भेदभाव करता है, ठीक है ना। ये ओल्ड रिजिम है, लेकिन हम दोनों रिजिम से सॉल्व करेंगे। अभी हम एसएससी का नाम लिख रहे हैं, एसएससी का नाम लिखा। नाम लिखने के बाद आपको आइडेंटिफाई क्या करना होता है? लीगल स्टेटस। क्या लगता है आपको, आपका लीगल स्टेटस क्या है? आप कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, आप इंडिविजुअल हो। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? लास्ट ईयर आप कौन से देश में थे? इंडिया में ही थे सब लोग? एनीबडी फ्रॉम अफ्रीका? नहीं है। उसके पहले कहाँ पे थे? इंडिया में थे। तो मैं आपको OR बोल सकता हूँ। OR मतलब
ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, मतलब आप नॉर्मली इंडिया में रहते हो और परमानेंटली भी इंडिया में ही रहते हो, ठीक है ना, क्योंकि आप इंडिया के बाहर जाते ही नहीं हो। इतना लिखा। ये लेफ्ट हैंड साइड की 3 चीजें हमेशा याद रखने का। राइट हैंड साइड में जाओ, इधर आगे ना, राइट हैंड साइड की 3 चीजें। एवाई टैक्स रेट, हमें एवाई स्पेसिफिक लिखना होता है क्योंकि हर एवाई का टैक्स का रेट अलग होता है। तो 25, 26 का हम लिख रहे हैं, अज्यूमिंग कि टैक्स का रेट बजट में बदलेगा नहीं, बदलेगा तो फिर पढ़ेंगे। हिम्मत है कि नहीं है तुम लोगों में? जब जब बदलेगा फिर पढ़ लेंगे, मैकेनिज्म वही रहेगा, रेट चेंज हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। पीवाई क्या होगा फिर? 24, 25। और पैन आपका लिखना नहीं है, डैश करके छोड़ देना है। खाली पैन नहीं भी लिखते तभी भी चल जाता, लेकिन क्या है मेरे को बैलेंस करना था ना, तो दोनों साइड पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, इसलिए लिख रहा हूं। पैन मत लिखो मत। प्रैक्टिकल लाइफ में विदाउट पैन आप आईटीआर भर सकते हो क्या? नहीं, इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में पैन बहुत जरूरी है, थ्योरेटिकल लाइफ में चल जाता है। धन्या अम्मा, क्या करेंगे हम? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पार्टी क्या है? कंप्यूट क्या करने वाले हम? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अंडर डिफॉल्ट रेजिम, अंडर सेक्शन 115BA(C). ये हो गया, ये हेडिंग है आपका। फिर क्या डालेंगे? पर्टिकुलर का कॉलम होता है, बचपन में कभी किया ये सब स्कूल में। फिर अमाउंट होता है, फिर अमाउंट होता है। अभी क्या विनमैन की वजह से आप लोग क्या हो गए हो? हैंडीकैप हो गए हो, ठीक है ना। आपको कंप्यूटेशन बनाना नहीं पड़ता। कंप्यूटेशन कौन बना के देता है? सॉफ्टवेयर। तो तुमको क्या करना होता है? खाली डेटा एंट्री, ठीक है ना। हम खाली वो काम करेंगे जिसमें दिमाग नहीं लगता, दिमाग तो सॉफ्टवेयर लगाएगा ना। हमारे पास खत्म हो गया तो हमारा दिमाग, सॉफ्टवेयर का क्या काम है फिर? तो पर्टिकुलर अमाउंट लिखा, लिखने का टोटल इनकम बताओ कितना लिखो। आप जो बोलोगे वो मैं तथास्तु बोलने वाला हूं, सोच समझ के बोलो। टोटल इनकम कितना चाहिए आपको फ्यूचर में? एनुअल। और बताओ, और ऊपर जाओ। हाँ, तो सरचार्ज के हाईएस्ट सरचार्ज में जाओ। हाईएस्ट सरचार्ज जो रहता है ना, वो 5 CR के बाद लगता है, तो आपको पता होना चाहिए 5 करोड़ के बाद हाईएस्ट सरचार्ज लगता है। 37% का सरचार्ज है, तो भरने का तो हाईएस्ट वाला भरने का। अपने लाइफ से हमेशा एक्सपेक्टेशन कैसे रखने का? द बेस्ट। एक्सपेक्टेशन तो बेस्ट रखो, और फिर उसके ऊपर क्या करो? काम करो। कर रहे कि नहीं? अभी पूरी जनता क्या कर रही है? अपने टाउन की, गडिंग्लज की मैक्सिमम जनता क्या कर रही है? आराम कर रही होगी, अभी उठी होगी, अभी मोबाइल इंस्टाग्राम पे रील देख रही होगी। हम क्या कर रहे हैं? हम हमारा फ्यूचर फॉर्म कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं अपने हाथों से कि सर हम इनकम कमाएंगे, तो आई वॉन्ट एनी नंबर अबव 5 करोड़, एनी नंबर अबव 5 करोड़। बहुत ज़्यादा बताओ, इधर 100 करोड़ वगैरह लिखोगे तुमको। हाँ, एनी रैंडम ले लो। हाँ, 9 करोड़, चलो सागर का ले लेता हूँ। 9 करोड़, सागर 9 करोड़ लिख पाएगा ना? हाँ, देख ये 9 करोड़ होता है। नहीं समझता है तो कॉमा डाल देने का, ठीक है ना। कॉमा डालते तो समझ में आ जाता है, बरोबर है। कमाने से पहले लिखना तो चालू करो, पता तो होना चाहिए ना कितना लिखना होता है, तब 9 करोड़ होता है। तो पहले मेरे को थैंक यू बोलो, क्योंकि मैंने आपको टोटल इनकम दिया डायरेक्टली। जबकि रियल लाइफ में जब आप इनकम टैक्स किसी का कंप्यूट करने बैठते हो तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होता है? टोटल इनकम निकालना। लेकिन टोटल इनकम मैं अभी हर बार आपको दूंगा, क्योंकि मेरा अभी फोकस आपको टोटल इनकम सिखाना नहीं है। मेरा आपको फोकस है आपको टैक्स रेट का एप्लीकेशन सिखाना। टैक्स रेट सिखा के हो गया है, अब क्या सिखा रहा हूँ? टैक्स रेट्स का एप्लीकेशन। अप्लाई भी तो करने आना चाहिए ना। नॉलेज होने से फायदा नहीं होता, नॉलेज का एप्लीकेशन करने से फायदा होता है, एक्शंस लेने से होता है। तो एक्शन ले रहे हैं हम, डिफॉल्ट रिजिम में जाने वाले हम। टोटल इनकम को मैं अज्यूम करता हूं कि ये नॉर्मल इनकम है, क्योंकि मैंने बताया क्या ये स्पेशल इनकम है।
इसमें अगर स्पेशल इनकम होगा तो मुझे आपको स्पेशली बताना पड़ेगा कि इसके अंदर स्पेशल इनकम है। मैंने नहीं बताया तो आप भी क्या अज्यूम करोगे, नॉर्मल इनकम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, और मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। बताओ 0 क्यों, ऐसे ही बताने के लिए कि स्पेशल है ही नहीं। तो अभी क्या लिख रहे हैं हम, एक लाइन छोड़ने के बाद टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, और अज्यूमिंग कि पूरा का पूरा इनकम नॉर्मल इनकम ही है, तो कैसे लगेंगे टैक्स, ठीक है ना। और ये कौन सा सेक्शन में लग रहा है, इधर फिर से एक बार लिख दूं क्या, नहीं जाने दो। अप टू क्या लिखूं, 3 लाख 0, 3 लाख टू 6 लाख एट द रेट ऑफ 5%। तो बताओ भैया 6 लाख टू 3 लाख में कितने लाख होते हैं, 3 लाख होते हैं, उसका 5% निकालना है, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 15,000 आएगा ना। ये 4 बार और करके देख लेना, हर बार 15,000 ही आएगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे याद भी होना चाहिए ना कि पहले स्लैब में 15,000 ही आता है, तो बार बार कंप्यूट करोगे क्या, हाँ बोलो, नहीं करेंगे ना, नालायक लोग। कहीं देखो कैल्सी का मूड बदल गया तो अलग से नंबर दे रही है क्या। $6 लाख टू 9 लाख का रेट क्या होता है, 10%। तो ये कितना आएगा, 30,000, ठीक है ना। 9 लाख टू, बोलो, तुमको बोलना है, मैं नहीं बोलूंगा। 12 लाख एट द रेट ऑफ 15%, तो ये कितना आएगा, 45,000 आएगा, क्योंकि 3 लाख का 15% निकाल रहे हो आप। नहीं जम रहा है तो कैल्सी पे करके देखो, वही आएगा, ठीक है ना। लेकिन करके देखो, मेरे पे भरोसा मत रखो। और कुछ लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उनको बताओ कि 1.5 लाख का कैल्सी लाने की ज़रूरत नहीं है क्लासरूम में। कैल्सी 300 रुपये में मिलता है। आईफोन पे कर रहे हो तो अच्छा नहीं लगता ना मेरे को, ऐसा चिंदी चिंदी का कैलकुलेशन। 200 रुपये की चीज़ जो है वो 200 रुपये की यूज़ करनी चाहिए हमको। नहीं तो क्या होता है ना, उसके साथ ना चैटिंग भी चालू हो जाता है कैलकुलेशन के साथ। कोई तो मैसेज करता है बेबी आई मिसिंग यू करके, फिर वो गड़बड़ हो जाती है पूरी टैक्स रेट में। 12 लाख टू 15 लाख का कितना होता है, 20% होता है, वो 60,000 आता है। फिर अबाव 15 लाख लिखना होता है मुझे, हाँ, एट द रेट कितना लगने वाला है अभी यहाँ पे 30%। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में ब्रैकेट ओपन किया मैंने, ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट ओपन किया मैंने। 9 करोड़ है आपका, तो लैक्स में अगर मैं बात करूँ तो 900 लाख होता है। उसमें से मैंने 15 लाख रुपए का टैक्स निकाल लिया है, और उसका कितना निकालना है मुझे अभी, 30% निकालना है। तो कैल्सी पे कितना लोगे आप, 900 माइनस 15, पूरा 0 डालोगे तो पागल हो जाओगे। हाँ, मुझे लैक्स में आंसर दो ना। 2 करोड़ 65 लाख 50,000। हाँ बोलना, बरोबर है ना। तो इसलिए कॉमा डालते रहने का, कॉमा से क्या होता है ना, जिंदगी क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब इसको सम ले लेते हैं इसका। इसको नाम दे देते हैं इनकम टैक्स, क्योंकि ये इनकम टैक्स था। अब ऐड क्या करेंगे, सरचार्ज, रीच टैक्स, रीच हो कि नहीं आप, और हाईएस्ट सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, मैंने बताया आपको। अब देखो मैंने गलती से 37 लिखा, सुनो सुनो, गलती से 37 लिखा। डिफॉल्ट रिजिम में 37 है ही नहीं, डिफॉल्ट रिजिम में हाईएस्ट जो है वो 25 है। वो आपको बाद में पता चलेगा, हम लोग ने अभी तक स्लैब लिखा नहीं, तो हर बार मुझे आपको बताना पड़ेगा कि कौन से रिजिम में कितना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज कितना लगता है, 25, क्योंकि ये मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि 25 ही क्यों लिया, क्योंकि टोटल इनकम जो है ना टीआई इज ग्रेटर देन 2 करोड़, टीआई इज ग्रेटर देन
2 करोड़, मेरा टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 2 करोड़। ये मेरा क्या हो गया इधर, इधर कुछ तो मेरा होम क्यों गायब हो रहा है बार बार? मेरा टीआई इज ग्रेटर देन 2 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन आपको याद रखना है। यहाँ पे हाईएस्ट कितना है? 25। सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स, सरचार्ज इज नॉट इनकम टैक्स, इज टैक्स ऑन टैक्स। तो यहाँ पे इक्वल टू लेना होता है और यहाँ पे मुझे 25% अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो दिस इज माय सरचार्ज। अब इसका नाम क्या रखेंगे? इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। एवरीबडी रीच अप टू हियर? चलो आगे। अभी क्या बाकी है? खाना बन चुका है, अभी ऊपर से क्या छिड़कना बाकी है? हाँ, धनिया छिड़कना बाकी है ऐसा। हाँ, केक बन चुका है, अभी ऊपर चेरी ऑन टॉप लगाने की जरूरत है। नेवर फॉरगेट दैट चेरी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। देश का हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करना है। तो ये लगता है इस वाले फिगर पे, इस वाले फिगर पे मतलब इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। तो बताओ बच्चों, पहले इनकम सेस लगाओगे कि पहले सरचार्ज लगाओगे? पहले सरचार्ज लगाओगे फिर सेस लगाओगे। सेस लास्ट में। पहले प्रेजेंटेशन करोगे कि पहले खाना बनाओगे? पहले धनिया डालोगे कि पहले दाल बनाओगे? हाँ, वेरी गुड, ये समझ में आना चाहिए। और इसको हम बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। क्या राउंडेड ऑफ है? ये दोनों फिगर राउंडेड ऑफ है। अगर नहीं होते तो राउंड ऑफ करना पड़ता। तो ये राउंडेड ऑफ है तो मैंने यहाँ पे r/ऑफ करके लिख ही रहा हूँ खाली। राउंडेड ऑफ है तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, नहीं तो मुझे एक 288b यहाँ पे लगा के 10 रुपए की राउंडिंग ऑफ में लाना पड़ता। सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको डे 1 से, सब कुछ अभी काम आएगा। देखो कैसा, ठीक है। इनकम टैक्स का सॉइल प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है, एप्लीकेशन में नहीं लगता। चैप्टर ऐसे देखते ही देखते खत्म हो जाएंगे, आपको गेम ही नहीं समझेगा कि हो क्या रहा है आपके साथ, सिलेबस कैसे खत्म हो गया। तो राउंड ऑफ हो चुका है, आगे जाऊं। अगर मैं आपको पूछता हूं कि आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या है, ऑन एन एवरेज आपने क्या रेट पे टैक्स भरा है, मतलब आपके इनकम का कितना टक्का आप टैक्स भरते हो, तो आप क्या करोगे? टैक्स अमाउंट को किससे डिवाइड करोगे? टैक्स अमाउंट को आप टोटल इनकम से डिवाइड करोगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। समझ में आ रहा है? आपका इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स डिफॉल्ट रिजिम में कितना गया? 38.57। वेलकम टू इंडिया। अगर आप 9 करोड़ कमाओगे तो 3 करोड़ 47 लाख गवर्नमेंट आपसे ले लेगा। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है क्या? आपको अगर मैं पूछूं आपका डिस्पोजेबल इनकम क्या है, जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है कि सर मेरा डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल मतलब में खर्चा कितना करेगा, मतलब आप अगर 9 करोड़ कमाते हो तो क्या आप 9 करोड़ खर्चा कर पाते हो क्या? नहीं। आप 9 करोड़ कमाते हो तो 5 करोड़ 52 लाख आपको खर्चा करने मिलेगा। तो 9 करोड़ कमा के 9 करोड़ का खर्चे का बजट नहीं बनाने का, एक घर ले लेगा, एक गाड़ी ले लेगा, 4 फॉरेन टूर करेगा, पहला गवर्नमेंट लेने वाला है। आपको जो खर्चा करने का प्लानिंग करना है वो नेट ऑफ टैक्स करना है, क्योंकि टैक्स भरना चॉइस नहीं है। मन करेगा तो भर दूंगा, हाँ भरना ही पड़ेगा, नहीं तो जो बचा हुआ है वो भी ले लेते हो लोग। टैक्स रेट ज्यादा है कि नहीं हमारे देश में? कम होना चाहिए, इसलिए नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़नी चाहिए। टैक्स का रेट कम करना है तो टैक्स का बेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि देश को तो टैक्स की जरूरत है। आगे चलूं। आप मुझे पूछ रहे हो सर मेरे लिए कौन सा रिजिम बेनिफिशियल है, मैं बोलूंगा करके दूंगा सर, फी डबल करो। रिजिम चेंज करते हैं, चलो करते हैं।
मेरे पास एडवांटेज क्या होता है, मेरे पास एडवांटेज होता है कॉपी पेस्ट का, आपके पास ये एडवांटेज नहीं होता। आपको भी अगर ये एडवांटेज चाहिए तो आप लैपटॉप लेके लेक्चर में आया करो, आ सकते हो। यस, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अंडर, नहीं तू नहीं आ सकता, सॉरी, जो स्टूडेंट कम्युनिटी वो नहीं आ सकता, जो खाली प्रैक्टिकल सीखने आते हैं वो आ सकते हैं। स्टूडेंट को तो इंस्टीट्यूट ने ही बोला है कि तुमको नोटबुक पे ही लिखना है ना, स्पीड कैसे बढ़ेगा भाई। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अंडर ऑप्शनल रिजिम, ऑप्शनल रिजिम को आप ओल्ड रिजिम भी बोलते हो। अब बताओ, आपके एज के हिसाब से आपको स्पेशल इनकम तो है ही नहीं, तो नॉर्मल इनकम ही है, तो मैं क्या लिखूँ, अप टू क्या लिखूँ, अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख, अरे 2.5 लाख एट द रेट ऑफ 5%। अभी इसमें गैप कितना है, तो यहाँ पे 2.5 लाख का मतलब 2,50,000 का मैं अगर 5% निकालता हूँ तो ये हमेशा 12,500 आएगा। आप और 10 बार करके देखिएगा ना, तभी भी यही आने वाला है। तो याद रहना चाहिए कुछ नंबर्स, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो 5 लाख टू 10 लाख का यहाँ पे 20% होता है डायरेक्टली, तो ये 5 लाख है, 5 लाख का 20%। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, हर बार कितना आएगा ये 5 लाख टू 10 लाख का। जिंदगी में हर बार कितना लगने वाला है आपको, 1 लाख की लगना है, तो याद ही रख लो ना, बार बार थोड़ी ना क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसको। और फिर यहाँ पे लिखूंगा अबव 10 लाख एट द रेट ऑफ 30%। और यहाँ पे कंप्यूट कैसे करेंगे, सिंपलेस्ट वे में कैसे कंप्यूट करेंगे, 900 लाख के ऊपर आपको टैक्स निकालना था, 10 लाख के ऊपर आपने टैक्स निकाल लिया है, हाँ, तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 30% करेंगे, तो ये कितना आएगा 2,67 लाख। इसका नाम क्या लिखते हैं हम, इनकम टैक्स। नाउ व्हाट वी विल ऐड हियर, सरचार्ज। और ओल्ड रिजिम में हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज कितना था, 5 करोड़ के ऊपर 37% था। उसका नोट अभी मैंने आपको दिखाया नहीं है, आगे है, लेकिन आई अज्यूम कि आप लोगों को इतना जनरल नॉलेज है, नहीं होगा तो लिख लो, आगे जाके आ जाएगा जनरल नॉलेज, ठीक है ना। तो इसका 37% लगता है, और इसका रीज़न भी मुझे लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 5 करोड़, ठीक है ना, टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 5 करोड़। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न कि वाई आई हैव सिलेक्टेड 37%। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एक रेट को भी आप हाईलाइट करके रख सकते हो कि भैया यहाँ पे कितना लगा, 37% लगा, और ऑप्शनल अपना डिफ़ॉल्ट रिजिम में कितना लगा था, 25%। तो दोनों रिजिम में इसका भी फ़र्क पड़ता है ना। कोई क्लाइंट अगर आपको पूछता है कि सर वो कैसा, वो डिफ़ॉल्ट रिजिम में और ऑप्शनल रिजिम में टैक्स अलग अलग कैसे आया, तो बोलने का एक तो रेट अलग है और दूसरा सरचार्ज भी अलग है, ठीक है ना। यही बताने का तो हम एडिशनल क्या लेते हैं, अरे एडिशनल पैसा क्यों लेते हैं, क्योंकि एडिशनल नॉलेज होना चाहिए ना आपको, दिस इज एडिशनल नॉलेज। एक क्लाइंट को समझता है क्या ये सब, नहीं समझता, तो उसको बोलने का सर आपको जो नहीं समझता ना वही हमको समझता है, और वही हमारा बिजनेस है, तो आप ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, ये मेरा गूगल पे का अकाउंट है, दिमाग हम लगा लेंगे, आपको क्या चाहिए बताओ खाली। इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, अभी ऐड क्या करेंगे, हेल्थ एंड एट द रेट ऑफ, ये तो हमेशा ही रहेगा, कोरिएंडर विल ऑलवेज बी देयर। और फिर आती है टैक्स लाइबिलिटी, एवरेज रेट ऑफ
टैक्स। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालते हैं? टैक्स लाइबिलिटी डिवाइड बाय टोटल इनकम इंटू 100% करना रहेगा, लेकिन कर लेता हूँ, नहीं भी करूँगा तो चल जाएगा ना, आपको समझ में तो आता ही है फिर भी। तो ये क्यों किया मैंने, एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्यों किया? एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्यों किया भाई लोग? क्लाइंट को अमाउंट कौन बताएगा? सर आप ओल्ड रीजन में जाओगे, इतना लाख इतना हजार ये ला 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 ला। अरे बोलो सर, उधर ऑन एन एवरेज आपको, आप एवरेज रेट पे 38 39 पे आप टैक्स भरते हो, और यहाँ पे आपको एवरेज 42.45 का पड़ता है। तो सर आप ज़्यादा टैक्स भरना चाहते हो कि कम टैक्स भरना चाहते हो? कम भरना चाहते हो? नहीं, देश के हित में कोई आता है तो ज़्यादा भी भरना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं। क्लाइंट को पूछने का आपको कौन सा भरना है, और क्लाइंट बोलेगा मुझे कम भरना है, तो आप सजेस्ट करोगे ठीक है सर, फिर आपको डिफ़ॉल्ट रिजिम में जाना पड़ेगा। अब डिफ़ॉल्ट रिजिम और ऑप्शनल रिजिम दोनों में हमेशा कौन सा बेनिफिशियल निकलेगा पता है आपको? डिफ़ॉल्ट ही, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के टैक्स के रेट ही देखो ना, वो 15 लाख तक कम वाला रेट है, और यहाँ पे डायरेक्टली 10 लाख के बाद ही 30% है। उसके सरचार्ज का रेट भी कम है, इसका सरचार्ज का रेट ज़्यादा है। तो हमेशा क्या निकलेगा बेनिफिशियल? तो कंपेयर क्यों करना है सर? कंपेयर टोटल इनकम की वजह से करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखा है दोनों में? टोटल इनकम। आपको पता है जब आप रिजिम चेंज करते हो तो आपका टोटल इनकम भी चेंज हो जाता है, क्योंकि कुछ डिडक्शन नॉर्मल रिजिम में है, ऑप्शनल रिजिम में है, वो डिडक्शंस डिफॉल्ट रिजिम में नहीं है। जैसे सैलरी का रिटर्न आप अभी भरते हो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड हाउस रेंट अलाउंस, HRA। सैलरी वाले लोग बहुत बड़ी टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग HRA, हाउस रेंट अलाउंस। बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, ठीक है, वो प्लानिंग पॉसिबल ही नहीं है डिफॉल्ट रिजिम में। समझ रहे आपको? तो कुछ रीजन की वजह से, तो मैंने क्या बोला, ऑप्शनल रिजिम किसके लिए बेटर? जिसको क्या जमता है? प्लानिंग जमता है। जिसको प्लानिंग नहीं आती उसके लिए बाय डिफॉल्ट कौन सा रिजिम? न्यू रिजिम, डिफॉल्ट रिजिम। ये समझ में आ रहा है? इतना तो कंसल्टेंसी देना चालू करो मार्केट में। सर टैक्स प्लानिंग करेंगे तो ओल्ड रिजिम, टैक्स प्लानिंग नहीं करनी है, सिंपल रहना है जिंदगी में, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, डिफॉल्ट रिजिम। क्लियर है? सेविंग्स कितनी होती है रिजिम चेंज करने की वजह से? तो क्या करोगे बताओ? दिस टैक्स माइनस ऊपर वाला टैक्स करना पड़ेगा ना, कोई अगर अमाउंट में सेव करने का बात करता है तो सर मैंने रिजिम चेंज करके आपका, हाँ 3492 मतलब 35 लाख बोल सकते हैं क्या? सर मैंने आपका 35 लाख सेव किया, मेरी फी कितनी देना चाहते हो सर आप? बस यही चिंदीगिरी से मुझे नफरत है। हाँ सर, कैसे लग रहा है आपको करोड़पति बनके? आपको कैसे लग रहा है? ये आपका कंपटीशन है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो टैक्स भरना अच्छा होता है, शुभ होता है कि अशुभ होता है? शुभ होता है। टैक्स से तो वो बचे रहते हैं जो गरीब है और गरीब रहेंगे। टैक्स भरने के लिए जिगरा लगता है साहब, ठीक है ना? थोड़ा आएगा हमारे में भी धीरे धीरे। वी विल स्टार्ट पेइंग टैक्सेस, ऑब्वियसली विल नॉट बी डायरेक्टली इन करोड्स अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई लॉटरी बिटरी लग जाए या ज़मीन बीमीन बेच दो अपने माँ बाप की, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट तो ऐसे टैक्स लगता है। इजी है? इजी है ना? बहुत इम्पॉसिबल है, नहीं जमेगा मेरे को, ना लिखने के लिए जमेगा ना सॉल्व कर, ऐसा है। टैक्स बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड तो आप हो। टैक्स कॉम्प्लिकेटेड कभी था ही नहीं, वो तो आप हो कि आपने अपनी जिंदगी में 4 चांद लगा के रखे, पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेट करके रखा है। लाइफ बहुत सिंपल है, दिनचर्या बहुत सिंपल है, इतना रॉकेट साइंस नहीं था 1 हफ्ता लगाने का। सुबह उठना है और वो करना है व्हाट इज नीडेड टू बी डन। अब व्हाट इज नीडेड टू बी डन वही तो नहीं पता, इसलिए तो आज तक नहीं किया। तो इसलिए मैंने बोला पहले गोल लिख लो एक पेज पे, बाजू के पेज पे उसके एक्शन प्लान लिखो, उसके आगे के पेज पे उसको लगने वाली जो नीड्स है वो लिखो, और जब ये तीनों चीज की क्लैरिटी आ जाएगी तो दिनचर्या ड्राफ्ट करो 4थे पेज पे कि स्टैंडर्ड दिनचर्या, एंड देन 5वें पेज से एक्चुअल में आप क्या करते हो वो लिखो, और हर हफ्ते जाके वहां पे रिव्यू करो। अरे यार मैंने लिखा कुछ और है,
और मैं कर कुछ और रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा वो जो मैं कर रहा हूँ, और वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जो मुझे करना है, जो मुझे पाना है। क्योंकि मुझे पाने के लिए जो करना पड़ता है वो मैं कर ही नहीं रहा। जैसे सीए बनना है, सीए में बनना है तो रोज पढ़ना पड़ेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे, मैं डाल ही नहीं रहा। वेट कम करना है तो आई हैव टू रिड्यूस माई फूड कंजम्पशन, आई हैव टू इंक्रीज माई वॉक टाइम, I have to increase my workout time, I have to put efforts, I have to drink lot of water, I have to reduce sugar। जो भी आपने लिखा है अपनी दिनचर्या में वो आपको करना चाहिए। वेट गेन करने वालों को 5 मील्स का प्लान बनाना चाहिए। एवरी 2 hours दे शुड ईट समथिंग, दे शुड नेवर कीप देयर स्टमक एम्प्टी, ऑलवेज फुल, देन ओनली यू विल गेन वेट। दैट्स हाउ आई हैव गेन। तो वेट गेन का फॉर्मूला मुझे मिल चुका है, लूज का ढूंढ रहा हूं मैं, मिलेगा तो वो भी बता दूंगा। फिर आप बोलोगे मुझे करोड़पति बनना है। करोड़पति काम करके बनते हैं कि सो के बनते हैं? तो पहले तो आपकी दिनचर्या में से स्लीपिंग आवर्स कम कर दो, क्योंकि सो के तो हम करोड़पति नहीं बन सकते, आपको काम करना पड़ेगा। काम कौन सा करेंगे? नॉलेज वाला करेंगे कि नॉन नॉलेज वाला करेंगे? मतलब बॉडी जहाँ पे यूज होती है वहाँ वो वाला काम करेंगे कि दिमाग जहाँ पे यूज होता है वो वाला काम करेंगे? लेकिन आपका दिमाग तो बहुत ही अनयूज लेवल पे है, तो उसको यूज करो। तो दिमाग बढ़ाने के लिए हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। सोचो हमारी एकलौती सीएफएम होगी पूरे देश में जो जुलाई के महीने में सुबह ट्रेनिंग ले रही है, ठीक है ना। ऑफिस 7 बजे ओपन हो रहा है, 11 बजे तक हम काम ही नहीं कर रहे, ट्रेनिंग ले रहे हैं बस। द ओनली सीएफएम इन द वर्ल्ड। प्लीज सीरियसली ले लो। तो इसके आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार।